हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, इस सेशन में हम लोग क्लास 10th का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। एमसीक्यू होने वाला है। इसके पहले हम लोग एक सेशन कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने पिछला सेशन नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाए, वीडियोस को सर्च करें, आपको वहां पे मिल जाएगा इजली वे में। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर करें, और हो सकता है बाबू तो बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी वीडियोस अपलोड हो आपको इजीली वे में वो वीडियो मिल सके, नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन ये रहा बाबू, इन प्रशा हु वाज रेफर टू एज जंकर्स। देखो, बोला था कि प्रशिया में जो है आपका जंकर्स वर्ड जो है किसके लिए यूज किया जाता था। याद रखिएगा, प्रशिया में जो है या प्रसा में जो है आपका जंकर्स वर्ड लार्ज लैंड ओनर्स के लिए यूज किया जाता था बाबू, है ना। जो लैंड ओनर्स थे उनके लिए ये वर्ड जो है जंकर्स यूज किया जाता था या बोला जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हो गया बाबू। देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, और फॉर द मिडिल क्लास ऑफ यूरोप द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिबरलिज्म वाज। देखिएगा, बोला जा रहा है कि यूरोप के मिडिल क्लास के लोग, यूरोप के मिडिल क्लास के लिए जो है लिबरलिज्म का जो है आपका एक इंपॉर्टेंट फीचर रहा है। वो इंपॉर्टेंट फीचर क्या था भाई? यूरोप के मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का जो है एक इंपॉर्टेंट फीचर बताइए। याद रखिएगा, लिबरलिज्म का जो है इंपॉर्टेंट फीचर वो भी किसके लिए? मिडिल क्लास के लिए। वो था इंडिविजुअल फ्रीडम। क्या था? इंडिविजुअल फ्रीडम, साथ में आपका क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ। क्या था? इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो मिडिल क्लास जो यूरोप में रहने वाले हैं, मिडिल क्लास के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए लिबरलिज्म का जो है आपका इंपॉर्टेंट फीचर क्या था? इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है बाबू। देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, बोला कि रोमांटिसिज्म रेफर्स टू, ये रोमांटिसिज्म जो है किस मूवमेंट से रिलेटेड है बाबू? रोमांटिसिज्म जो है आपका किस मूवमेंट से रिलेटेड है? याद रखिएगा, रोमांटिसिज्म जो है आपका कल्चरल मूवमेंट से रिलेटेड है। कौन सा मूवमेंट से? कल्चरल मूवमेंट से। मतलब आपको याद होगा जब क्लासेस में जो आपकी पढ़ाई की जा रही होगी उस समय बताया गया होगा रोमांटिसिज्म में कि लोग जो हैं सॉन्ग्स वगैरह को क्या कर रहे थे? कलेक्ट कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। तो म्यूजिक के माध्यम से, सॉन्ग्स के माध्यम से लोगों के अंदर जो है नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाना चाह रहे थे। कल्चर से रिलेटेड कुछ वर्क करके जो है लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाना चाह रहे थे। तो रोमांटिसिज्म जो है आपका कल्चरल मूवमेंट से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा बाबू। देखिए, अगला क्वेश्चन ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड द फर्स्ट किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। मतलब यूनाइटेड इटली का जो है पहला शासक कौन बना? कौन था यूनाइटेड इटली का पहला राजा? कौन था? क्या वो निकोलस टू था, या ऑप्शन नंबर बी किंग जॉर्ज टू, ऑप्शन नंबर सी विल्हेम फोर, या ऑप्शन नंबर डी विक्टर इमैनुअल टू? याद रखिएगा बाबू, यूनाइटेड इटली का पहला शासक बना था आपका विक्टर इमैनुअल टू बना था बाबू। कौन बना था? विक्टर इमैनुअल टू बना था, ध्यान रखिएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, और इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर होस्टाइल टू द नेपोलियनिक कोड बिकॉज, देखिए नेपोलियनिक कोड जो बनाया गया था, उस कोड के विरोध में जो है, उस कोड के कारण जो है बहुत सारे लोग जो है क्या बन गए थे, दुश्मन बन गए थे। रीजन क्या था, उस नेपोलियनिक कोड में ऐसा क्या था, तो ध्यान रखिएगा, इट वॉज नॉट सुटेबल फॉर ऑल। आगे देखते हैं कि भाई बोला जा रहा है कि ये सभी के लिए सुटेबल नहीं था। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, इट डिस्ट्रॉयड द स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ द रूलर्स। ऑप्शन नंबर सी, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम। देखो ये जो है, ये तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं पार्शियली रूप से सही है ना, ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये तीनों में से जो मोस्ट सुटेबल आंसर है बाबू, उसको चुनना है आपको। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विथ पॉलिटिकल फ्रीडम। बोला जा रहा है कि प्रशासनिक विभाग में जो बदलाव लाया, इसके साथ साथ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी जा सकती थी, दोनों एक साथ वर्क नहीं करेगा। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस और पॉलिटिकल फ्रीडम जो है एक साथ दोनों वर्क नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। देखिए हु अमंग द फॉलोइंग होस्टेड द कांग्रेस वियना इन 1815, है ना। बोला कि 1815 में वियना कांग्रेस की मेजबानी किसने की थी, होस्टिंग किसने की थी, होस्ट किसने किया था। वियना कांग्रेस का जो है 1815 में होस्ट किसने किया था। ऑप्शन से आपके किंग ऑफ नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर बी जेसेफ मेजनी, ऑप्शन नंबर सी ड्यूक मेटरनिक, या ऑप्शन नंबर डी ओटोमन बिस्मार्क। आपको याद होगा कि वियना कांग्रेस का 1815 में जो होस्ट था, जो मेजबानी थी, वो किया था ड्यूक मेटरनिक ने। किसने किया था, ड्यूक मेटरनिक ने किया था बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि कांग्रेस वियना का जो 1815 में मेजबानी किया गया था, होस्ट किया गया था, वो किया गया था ड्यूक मेटरनिक के द्वारा। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है आपके लिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, मतलब 1707 का जो यूनियन एक्ट था, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इसके लिए जो है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ये जो चार ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन क्या है आपका, गलत था। अब देखिए, इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ये सही है बाबू, ये सही है कि एक्ट ऑफ, याद रखिएगा, एक्ट ऑफ आपका यूनियन कब हुआ था, एक्ट ऑफ यूनियन हुआ था 1707 में। कब हुआ था, 1707 में। और किसके किसके बीच में जो है ये एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। किसके बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये तो सही है बाबू। अभी देखिए, इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंग्लैंड एंड आयरलैंड, हमने क्या बोला कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में था। ये एक्ट ऑफ यूनियन एग्रीमेंट जो है 1707 का, वो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था, आयरलैंड के बीच में। ऑप्शन नंबर बी में आयरलैंड दे दिया है, आयरलैंड तो नहीं था, यह स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। देखो तो आंसर तो हमारा यहीं पे मिल गया, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यही देखिएगा, एक्ट ऑफ यूनियन
एक्ट ऑफ यूनियन, जब ये आपका एग्रीमेंट साइन किया गया किसके किसके बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, तो वो दोनों एक स्टेट मिल गए, दोनों स्टेट मिलकर एक नया स्टेट बनाया जिसका नाम क्या दिया गया था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मतलब यूके तभी नाम पड़ा था। बाद में और भी बहुत सारे जो है, आयरलैंड भी आया था बाद में, है ना, बाद में आया था वो, उस समय नहीं था। तो ये बन गया, ये भी क्या है आपका सही है। इट गेव इंग्लैंड कंट्रोल ओवर स्कॉटलैंड, और इसी एग्रीमेंट के तहत स्कॉटलैंड के ऊपर जो है शासन कौन करने लगा, कंट्रोल कौन करने लगा, इंग्लैंड करने लगा था। तो ये भी क्या है आपका, ये भी सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, सी और डी क्या है, सही है। आपसे क्या पूछा जा रहा था, गलत स्टेटमेंट, कैसा स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट पूछा जा रहा था बाबू। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए ये क्वेश्चन पिछले सेशन में भी करवाया गया था, फिर से वापस आ गया, मिल गया हम लोगों को। हु अमंग द फ्लोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। याद रखिएगा कि यंग इटली जो है, यंग इटली का जो है फॉर्मेशन किसने किया था, बताओ। पिछले सेशन में आपका करवाया गया है, पिछले सेशन में आपका करवाया गया था, किसने किया था, जेसेफ मेजनी ने किया था यंग इटली। याद रखिएगा कि कब किया था, 1831 में किया था। और किस जगह पे किया गया था, तो आपको जगह का नाम भी पिछले सेशन में बताया गया था, मार्शल में, मार्शल में, है ना। एक और सोसाइटी था, याद रखिएगा, यंग यूरोप। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1834 में। कहा, यह हुआ था बर्न में, जगह का नाम है बर्न में किया गया था बाबू। किसके द्वारा किया गया था, जेसेफ मेजनी के द्वारा ही किया गया था, है ना। तो सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम यंग इटली था, उसका फॉर्मेशन किसने किया, जेसेफ मेजनी ने किया बाबू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला जा रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 29 सही से देखिए और जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। आइडेंटिफाई एंड मार्क द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, मतलब गलत ऑप्शन को छांटना है बाबू। कैसा ऑप्शन, गलत ऑप्शन को, किसके बारे में भाई, तो नेपोलियनिक कोड का जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया है, 4 ऑप्शन दिए हैं, और उन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका ऐसा है जो गलत दिया गया है, उस इनकरेक्ट ऑप्शन को छांटना है। देखिए बोला जा रहा है, द नेपोलियनिक कोड डीड अवे विथ ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एंड एस्टैब्लिश इक्वालिटी। ये सही है कि नेपोलियनिक कोड के तहत जो प्रिविलेजेस, जो विशेष अधिकार प्राप्त थे लोगों को बर्थ के आधार पे, उसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया गया, और इक्वालिटी की बात कही गई। ये बिल्कुल क्या है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, डिस्ट्रॉयड फ्यूडलिज्म इन फ्रांस, बिल्कुल सही है। फ्यूडलिज्म को क्या किया था, अबॉलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, सही है। फॉर्मुलेटेड कोड्स फॉर द आर्मी, ये जो है आर्मी के लिए किसी तरह का कोड नहीं बनाया था, ये नॉर्मल एक कोड था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है बाबू। इंश्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी फॉर द प्रिविलेज्ड क्लासेज, ये भी सही है। राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, संपत्ति का अधिकार, ये जो है इंश्योर किया था, बिल्कुल क्या है, ये आपका सही है। देखो ए बी और डी जो है क्या हो गया, सही हो गया। आपको छांटना क्या था, इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू,
है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज कोलोन्स। अब देखो, कोलोन्स वर्ड जो है किसके लिए यूज किया जाता था? क्लोन्स वर्ड जो है किसके लिए यूज किया जाता था, या क्लोन्स के नाम से जो है किसे जाना जाता था? ऑप्शन है आपके फ्रेंच सिटीजन्स लिविंग इन वियतनाम, है ना। फ्रेंच सिटीजन जो कहाँ रहते थे? वियतनाम में रहते थे। यही क्या है आपका सही आंसर है। देखो, लेकिन कंफ्यूज मत होना, वियतनाम यहाँ भी है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है बाबू? एजुकेटेड पीपल दिया है। कैसा पीपल? एजुकेटेड पीपल। वहां पे एजुकेशन की बात नहीं कर रहा है, बस बात कर रहा है कि फ्रेंच लोग, है ना, फ्रांस के लोग जो है कहाँ रहते थे? वियतनाम में रहते थे। उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता था? कोलोन्स जो है ये वर्ड यूज किया जाता था। तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि आपका ऑप्शन नंबर सी भी जो है गलती से नहीं मारना है, ठीक है। फ्रेंच सिटीजन लिविंग इन वियतनाम, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 में है, Which of the following states was ruled by an Italian princely house before the unification of Italy? देखिए, बोलेगा कि इटली का यूनिफिकेशन होने से पहले, है ना, इटली का यूनिफिकेशन होने से पहले इटली के किस स्टेट्स पे जो है इटली का राजा जो है शासन किया करता था? याद रखिएगा कि यूनिफिकेशन होने से पहले इटली का जो है प्रिंसली हाउस, है ना, राजघराना मात्र कितने स्टेट्स पे शासन करता था? एक स्टेट पे शासन करता था। कितना? एक स्टेट। यूनिफिकेशन होने से पहले इटली जो है 7 स्टेट्स में बटा हुआ था। कितना स्टेट्स में? 7 स्टेट्स में। लेकिन 7 स्टेट्स में से सिर्फ एक स्टेट पे, 1 स्टेट पे जो है प्रिंसली प्रिंसली हाउस जो है रूल करता था। प्रिंसली हाउस रूल करता था, रूल करता था। और वो कौन सा हाउस था? याद रखिएगा, वो कौन सा स्टेट था? वो था आपका सार्डिनिया पीडमोंट था बाबू। कौन था? सार्डिनिया पीडमोंट था। मतलब इटली का यूनिफिकेशन होने से पहले इटली में 7 स्टेट्स थे, लेकिन 7 में से सिर्फ एक स्टेट्स पे इटली का राजघराना का जो है शासन रहता था। वो कौन सा था बाबू? सार्डिनिया पीडमोंट था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही आंसर है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? अबाउट किसके लिए भाई? तो जेसेफ मेजनी के लिए। जेसेफ मेजनी के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत बोला गया है? सही स्टेटमेंट नहीं है, मतलब गलत स्टेटमेंट बोला गया है। पहले देखिए, ही वांटेड द यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक, बिल्कुल सही है। इटली का यूनिफिकेशन में जो है जेसेफ मेजनी का बहुत बड़ा रोल रहा था। वो चाहता था कि इटली का यूनिफिकेशन हो, और साथ में यह भी चाहता था कि यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक बने। वो मोनार्की ना रहे, बल्कि क्या बन जाए? रिपब्लिक बन जाए। तो वो तो चाह रहा था, ये बिल्कुल क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ही फाउंडेड एन अंडरग्राउंड सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली, ये भी सही है कि जेसेफ मेजनी ने एक सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया जिसका नाम था यंग इटली। और ये कब किया था बाबू? 1831 में किया था। 1831 में किया था, ये बिल्कुल सही है कि उसने एक अंडरग्राउंड या सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है।
ऑप्शन नंबर सी देखिए, ही वांटेड इटली टू बी ए मोनार्की। देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी देखो, ऊपर में बोल दिया गया कि वो कैसा इटली देखना चाहता था, इटली को रिपब्लिक इटली के रूप में देखना चाहता था, और नीचे बोला जा रहा है कि वो चाहता था कि वो इटली कैसा रहे, मोनार्कियल फॉर्म में रहे, राजतंत्र वहां पे रहे। तो दोनों में से तो कोई एक गलत हो जाएगा, और हम लोगों ने ऊपर कंफर्म कर दिया कि ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही है, कि इटली को वो रिपब्लिक के रूप में देखना चाहता था। तो नीचे जो है यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ही वांटेड इटली टू बी ए मोनार्की, वो नहीं चाहता था कि इटली में मोनार्की रहे। ये क्या है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है बाबू। ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ही वॉज एक्साइल्ड फॉर अटेम्प्टिंग रिवोल्यूशन इन लिंगुरिया, बिल्कुल सही है। जोसेफ मेजनी को इटली से बाहर निकाल दिया गया था, अपने ही देश से उसको बाहर निकाल दिया गया था, है ना। जोसेफ मेजनी को अपने देश से बाहर निकाल दिया गया था। क्यों निकाला गया था, क्योंकि उसके ऊपर जो है आरोप लगा था कि लिंगुरिया में, यह जगह का नाम है, कि लिंगुरिया में जो है वो एक क्रांति करना चाह रहा था, क्रांति करने का जो है एक प्रोग्राम बना रहा था, वो साजिश रच रहा था, इसलिए उसको अपने देश से जो है बाहर निकाल दिया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो देखो ए बी और डी जो है सही है, लेकिन आप देखो आपको कौन सा स्टेटमेंट या क्या आंसर में पूछा जा रहा था कि जो गलत स्टेटमेंट है उसको बताइए। तो गलत स्टेटमेंट कौन है बाबू, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या है, गलत स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो गया। देखिए, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फ्रैंकफर्ट असेंबली कन्वेंट। देखिएगा बोला जा रहा है क्या, फ्रैंकफर्ट असेंबली का जो है, फ्रैंकफर्ट असेंबली जिसे क्या बोला गया था, पार्लियामेंट भी बोला गया, क्या बोला गया, पार्लियामेंट, है ना। तो फ्रैंकफर्ट असेंबली की मीटिंग जो है कहाँ पे हुई थी, है ना। ये फ्रैंकफर्ट असेंबली की मीटिंग जो है कहाँ पे की गई थी, ऑप्शन है आपका एट द चर्च ऑफ सेंट पॉल। बिल्कुल, आप अपने एनसीईआरटी बुक में भी देखोगे तो यही मिलेगा आपका जो है, वो पार्लियामेंट का एक पिक्चर है जिसमें बताया गया था कि जब ये मीटिंग बुलाई गई थी तो वोमेन्स को जो है गैलरी में खड़ा होकर देखने का जो है सौभाग्य मिला था, बैठने का नहीं मिला था, है ना, खड़ा रहकर जो है देखने का सौभाग्य मिला था। तो वो कहाँ ये मीटिंग जो है हुई थी, वो हुआ था आपका एट द चर्च ऑफ सेंट पॉल, सेंट पॉल चर्च में जो है ये मीटिंग की गई थी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोला जा रहा है हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बोला जा रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय फ्रांस का शासक कौन था, फ्रांस का राजा कौन था। ऑप्शन नंबर ए में देखिए लुइस 16, ऑप्शन नंबर बी जार निकोलस, ऑप्शन नंबर सी मैरी एंटोनेट, ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड टू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा जो है जवाब दे सकता है इसका, है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय फ्रांस का राजा कौन था, लुइस 16 था। कौन था, लुइस 16 था बाबू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, इन विच सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्ज इन यूरोप। बोला जा रहा है कि किस शताब्दी में यूरोप में नेशनलिज्म का जो फीलिंग्स है वो उभर कर आया था, वो आया था। तो वो फीलिंग जो है किस सेंचुरी में आया यूरोप में, वो आया था 19 सेंचुरी में बाबू। कौन सा सेंचुरी में, 19 सेंचुरी में वो फीलिंग्स उभरी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है
विच वन वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द बाल्कन रीजन। देखो ये कुछ रीजन्स का नाम दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा रीजन है जो बाल्कन रीजन के अंतर्गत नहीं था, बाल्कन रीजन का पार्ट नहीं था। तो देखिए बाल्कन रीजन में आपका अल्बानिया था, है ना। अल्बानिया के बाद बोस्निया था, क्रोएशिया था, इसके बाद जो है आपका क्या था, मैसेडोनिया, रोमानिया। है ना। और इसके बाद सर्बिया, स्लोवेनिया। और अंत में था मॉन्टेनग्रो, मॉन्टेनग्रो। अब देखो ये बाल्कन रीजन का जो है उसका पार्ट था। अब आप देखो, अच्छा, और सर्बिया हमने लिख दिया, सर्बिया था, क्रोएशिया लिख दिया, है ना, बोस्निया भी लिख दिया। हाँ देखो, अब देखो तो स्पेन है कहीं, स्पेन नहीं है ना। सर्बिया है, देखो सर्बिया सर्बिया सर्बिया, ये सर्बिया लिख दिया। देखो बोस्निया है, बोस्निया लिखा, बोस्निया है बिल्कुल है। क्रोएशिया है, क्रोएशिया बिल्कुल यहाँ है। लेकिन स्पेन आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा, स्पेन जो है आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा। तो बाल्कन रीजन का कौन सा पार्ट जो है नहीं था, वो था आपका स्पेन। बाकी जो है तीनों ऑप्शंस, लेकिन सबसे इजी रहेगा क्या कि आप याद कर लो कि बाल्कन रीजन कौन कौन सा था, बाल्कन रीजन के अंतर्गत कौन कौन सा पार्ट आता था। अल्बानिया आता था, बोस्निया आता था, क्रोएशिया आता था, मैसेडोनिया आता था, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और मोंटेग्रो, है ना। तो ये आपका कुछ रीजन था। अगर ये आप याद कर लेते हो तो इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शंस कितना भी चेंज कर दे आप इजिली वे में बना सकते हो बाबू, है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है ना। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला जा रहा है, हु सेड दैट इटली वॉज मेयरली अ जोग्राफिकल एक्सप्रेशन। बोला कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, इटली वॉज मेयरली जोग्राफिकल एक्सप्रेशन, ये स्टेटमेंट, ये जो है सेंटेंस किसने बोला था। याद रखिएगा ये बोला गया था आपका मैटरनिक के द्वारा, ड्यूक मैटरनिक, याद है, ड्यूक मैटरनिक के द्वारा। ये कहाँ का चांसलर था, अगर आपको याद होगा कि ड्यूक मैटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का, ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और उसी ड्यूक मैटरनिक ने बोला था क्या कि इटली क्या है, एक बस एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है ना। वो क्या है, एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है। किसने कहा, मैटरनिक ने कहा। कहाँ का रहने वाला था, ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। ऑस्ट्रेलिया नहीं समझ लेना बाबू, ऑस्ट्रिया था। देखिए देखो, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, मतलब इंग्लैंड से वो यूके कब बना था। अभी हमने पढ़ा था ना कि कौन सा एक्ट, एक्ट ऑफ 1707, है ना, जिसके तहत जो है आपका एक्ट ऑफ यूनियन 1707, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 अभी ऊपर में पढ़ा था किसी क्वेश्चन में, जिसके तहत क्या था, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। और उसी एग्रीमेंट के तहत स्कॉटलैंड पे जो है शासन या रूल कौन करने लगा था, पावर किसके हाथों में चली गई थी, इंग्लैंड के हाथों में चली गई थी। लेकिन ध्यान रखिएगा जब ये एग्रीमेंट हुआ था
तो उसी एग्रीमेंट के साथ जो है एक नया जो राज्य बना, एक नया स्टेट जो बना, उसका नाम क्या रखा गया था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन रखा गया था। तो किस ईयर में, है ना, आपको याद है एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में, ये 1707 में, है ना, वो था एक्ट ऑफ यूनियन 1707। और ध्यान रखिएगा किसके बीच में एग्रीमेंट हुआ था? एग्रीमेंट बिटवीन, ये बिटवीन है बाबू, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, उसके बीच में एग्रीमेंट हुआ था, है ना। और उसी के बाद जो दोनों मिलकर एक नया स्टेट बनाया, उस स्टेट का नाम क्या दिया? उसका नाम दिया गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, है ना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी। देखो, हु फॉलोड द पॉलिसी ब्लड एंड आयरन फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, बोला जा रहा है कि ब्लड एंड आयरन की नीति जो है, पॉलिसी, रक्त और लौह की पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी जो है किसके द्वारा अपनाया गया था? ये पॉलिसी किसने अपनाया था, है ना, ये पॉलिसी किसने अपनाया था? आपके ऑप्शंस हैं ओटवन, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी या मेटरनिक या मैजनी। याद रखिएगा, यूनिफिकेशन के लिए, नेशनल यूनिफिकेशन के लिए जो है, किसका यूनिफिकेशन? जर्मनी का यूनिफिकेशन, है ना, किसका? जर्मनी का, जर्मनी का यूनिफिकेशन के लिए जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए किसने? ओटोमन बिस्मार्क ने। किसने? ओटोमन बिस्मार्क ने जो है कौन सी पॉलिसी अपनाया था, है ना, वो कौन सी पॉलिसी अपनाया था? वो पॉलिसी अपनाया गया था ब्लड एंड आयरन का। अब याद रखिएगा कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1871 में। कब हुआ? 1871 में हुआ बाबू। यूनिफिकेशन ऑफ आपका जर्मनी कब हुआ? 1871 में। और जर्मनी का यूनिफिकेशन करने के लिए ओटोमन बिस्मार्क ने कौन सा पॉलिसी अपनाया? वो पॉलिसी था आपका ब्लड एंड आयरन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? जोल्वेरिन वाज, जोल्वेरिन क्या था, है ना, ये जोल्वेरिन क्या था बाबू? आपका ऑप्शन है कस्टम यूनियन, डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन नंबर सी है आपका ट्रेड यूनियन या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन। देखिएगा जोल्वेरिन जो है आपका एक कस्टम यूनियन था। जोल्वेरिन क्या था आपका? कस्टम यूनियन था। मतलब क्या था? ट्रेड से रिलेटेड जो है एक यूनियन था, शुल्क जो टैक्स बोलते हैं। और इस कस्टम यूनियन का जो है मोटिव क्या था, पर्पस क्या था? इस कस्टम यूनियन का जो है मोटिव यह था कि ट्रेड को जो है कितना जो है और बढ़ाया जा सकता है, इकोनॉमिकली रूप से ट्रेड को और कितना हेल्प किया जा सकता है, आर्थिक रूप से कैसे जो है और मजबूत किया जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ट्रेड बैरियर्स थे। क्या था? ट्रेड बैरियर्स था। कैसे? तो देखिए एक जगह है ए और दूसरा जगह है आपका है आपका बी। क्या है? बी। अब ए से बी पे जो है हमें सामान बेचना है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता था, कुछ दूरी पे जाते थे, है ना, कुछ दूरी पे गए, क्या लगने लगा, यहाँ पे बैरियर है और टैक्स मांगा जा रहा है। तो कस्टम यूनियन का मतलब
मोटिव यह था कि ट्रेड को कैसे बढ़ावा देना है, कैसे बैरियर को क्या करना है, जो रुकावटें हैं, है ना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट या ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है, उसको कैसे खत्म करना है। तो याद रखिएगा जोल्वेरिन क्या था आपका, जोल्वेरिन जो है आपका कस्टम यूनियन था बाबू। क्या था? कस्टम यूनियन था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही आंसर है। देखिए आपका आज का सेशन इतना ही, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कमेंट और शेयर करें, और अगर पॉसिबल है तो बेल आइकन को दबा ले बाबू, है ना, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड किया जाए आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नए सेशन में एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय बाबू।